हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के अगले टॉपिक के विषय में बात करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, हम एक बार आपको अगेन रिपीट करते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, हमने आपको बताया था कि कोई आवेश हो, आवेशित वस्तु हो, उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिस क्षेत्र में अगर कोई अदर आवेश आएगा तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना हमको देखने को मिलेगी। जिस रेंज तक हमें ये आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना देखने को मिलती है उसी रेंज को, उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है। अब वैद्युत क्षेत्र के आगे हमारा जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा। हमारा ये अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखा। पहले तो इसकी परिभाषा सुनते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है। वैद्युत बल रेखा क्या होती है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है और इस काल्पनिक और निष्कोण वक्र पर एक धन परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चलता है। इसी काल्पनिक निष्कोण वक्र को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। बात समझ में? वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक रेखा जिस पर धन परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चलता है, स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है, उसी रेखा को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो काल्पनिक जो रेखा खींचते हैं ये निष्कोण कैसे होता है, वक्र कैसे होता है और इस पर धन परीक्षण आवेश के स्वतंत्रता पूर्वक चलने का मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। अभी परिभाषा को यहाँ रिलेट करते हैं। ये मान लिया हमने एक आवेश है, पॉजिटिव आवेश आवेश है, इसके चारों ओर एक ऐसा रेंज पाया जाएगा जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये मान लेते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्लियर। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक रेखा खींचिए और ये काल्पनिक रेखा निष्कोण होनी चाहिए और वक्र होनी चाहिए। निष्कोण होने का मतलब उसके द्वारा कोई भी कोण ना बनाया जाए और वक्र होने का मतलब घुमावदार आकृति। अब मान लेते हैं यही वो काल्पनिक और निष्कोण वक्र हो गया जो कि हमने वैद्युत क्षेत्र की सीमा पर खींचा है। अब धन परीक्षण आवेश जो होता है इसे हम लोग प्लस Q0 से लिखते हैं। ये आपका धन परीक्षण आवेश होता है। धन परीक्षण आवेश प्लस Q0। धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत छोटा होता है, वो एकदम सूक्ष्म अर्थात शून्य होने वाला ही होता है। तो ये आपका धन परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है। अब अगर इस काल्पनिक रेखा पर हम धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को रखें तो अगर ये धन परीक्षण आवेश इस पूरी काल्पनिक रेखा पर स्वतंत्रता पूर्वक चलता है। अब स्वतंत्रता पूर्वक चलने का मीनिंग क्या है? आपको हमने कूलाम का नियम बताया। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी कण पर सजातीय आवेश होगा तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा और अगर विजातीय आवेश होगा तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, तो सीधी सी बात है इन दोनों के मध्य इनकी प्रकृति के आधार पर बल लगेगा, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। जब इन दोनों के मध्य बल ना लगे तब ये धन परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक होगा, वो स्वतंत्र होगा चलने के लिए। बात समझ में? तो यहां स्वतंत्रता पूर्वक चलने का ये मीनिंग होता है। तो वैद्युत बल रेखा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर धन परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चलता है, उसी काल्पनिक व निष्कोण वक्र को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये काल्पनिक और निष्कोण वक्र खींच दिया गया। इस काल्पनिक और निष्कोण वक्र पर हमारा जो ये धन परीक्षण आवेश से प्लस Q0 से जिसे डिनोट किया जाता है, ये अगर स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली चल पा रहा है यहाँ पे, तो यही जो आपका निष्कोण और काल्पनिक रेखा है, इसी रेखा को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहेंगे। बात समझ में? अब हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत बल रेखा के गुण। चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखा के गुण। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखा के गुण। चलिए समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। तो वैद्युत बल रेखा के पहले प्रॉपर्टी के विषय में बात करते हैं, पहले गुण के बारे में बात करते हैं।
अगर किसी भी वस्तु पर आवेश पॉजिटिव है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, इस कंडीशन में इससे निकलने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर की ओर चलेंगी। किस अवस्था में चलेंगी, आवेश से दूर की ओर। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पॉजिटिव आवेश है, कोई कण अगर पॉजिटिव है, धन आवेशित है, तो उससे जो वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी वो वैद्युत बल रेखाएं किस डायरेक्शन में चलेंगी, आवेश से दूर की ओर। क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पीछे टॉपिक में हमने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव आवेश आता क्यों। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव आवेश आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना। और इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है, जब यहाँ से निकल कर जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल कर इस वस्तु से दूर जाता है। ये जो दूर जाने की स्थिति है, इसी कारणवश किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर वो पॉजिटिव आवेशित है तो वहाँ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो आवेश से दूर की ओर निकलती हैं। बात समझ में। अब हम बात करते हैं ज़रा सा निगेटिव चार्ज के विषय में। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर निगेटिव चार्ज हो तो उस आवेश से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर चलती हैं। क्यों आवेश की ओर चलती हैं? कॉन्सेप्ट एकदम सीधा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर निगेटिव आवेश आता कब है, जब हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कराते हैं। और अधिकता कब होती है, जब बाहर से आता है। और जब बाहर से आएगा तो इस ऑब्जेक्ट की ओर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन जब आएगा, इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता करनी होगी तो इस ऑब्जेक्ट की ओर आएगा। और इलेक्ट्रॉन का वस्तु की ओर आने के कारण यहाँ से जितनी इस आवेशित वस्तु से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर चलती हैं। बात समझ में। तो वैद्युत बल रेखा की ये पहली प्रॉपर्टी कि अगर पॉजिटिव आवेशित कण है तो पॉजिटिव आवेशित कण से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, सभी वैद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर की ओर। और निगेटिव चार्ज है, निगेटिव वस्तु है, तो यहाँ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, सभी वैद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर चलती हैं। बात समझ में। अब इसके बाद अगला जो गुण है वैद्युत बल रेखा का, उसे देखते हैं। वैद्युत बल रेखा की अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हो, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, तो इस स्थिति में धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर एक वक्र बनाती हुई समाप्त हो जाती हैं। देखिए ठीक इसी तरीके से ऐसे धन आवेश से निकलेगा, ऋण आवेश पे जा करके एक निष्कोण वक्र बनाएगा और निष्कोण वक्र बना करके वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये वैद्युत बल रेखा की तीसरी प्रॉपर्टी हुई। चौथी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा कि किसी भी बिंदु पर एक स्पर्शी खींच दीजिए, स्पर्श रेखा जिसे कहते हैं, तो ये स्पर्शी इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन व्यक्त करता है। बात समझ में। अगर कोई भी ऐसी स्थितियां हैं जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर और आपको ये वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है, आपको इस वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन जानना है, तो उसके लिए किसी भी वैद्युत बल रेखा पर एक स्पर्शी खींच दीजिए। किसी भी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा की दिशा वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है। बात समझे। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। कट ना करने का रीजन क्या है, जैसे यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा निकल रही है, ये ऐसे यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कभी नहीं होता। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ऐसा होने का रीजन क्या है, देखिए अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं कट करेंगी तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु देता है। तो यहाँ आपको प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा और प्रतिच्छेदन बिंदु पर जब आप स्पर्शी खींचेंगे तो एक इसे स्पर्श करता हुआ दूसरा इसे स्पर्श करता हुआ, अब आप दो रेखाएं खींच सकते हैं। जब दो रेखाएं खींचेंगे तो एक ही बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के दो डायरेक्शन मिल गए, जो कि कभी भी संभव नहीं होता। इसके कारण बस कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। और वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं
यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र डेवलप होता है ये काफ़ी प्रबल होता है। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र डेवलप होता है ये थोड़ा दुर्बल होता है, कमजोर होता है। तो ये हमारा वैद्युत बल रेखा। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा समझते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार उदाहरण से समझते हैं। देखें, मान लेते हैं ये एक आवेश है प्लस क्यू, कोई भी आवेश है, ये इस पर मैटर नहीं करता है कि ये कौन सा आवेश है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ कोई भी आपका आवेश हो सकता है। अब ये अगर आवेश है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा। मान लेते हैं ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं भी आप एक बिंदु ले लो, हमने ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर आप धन परीक्षण आवेश रख दो, प्लस क्यू जीरो रख दो, या प्लस क्यू नॉट भी पढ़ते हैं इसको, हमने रख दिया। अब भाई यहाँ देखो, एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, तो जब दो आवेश हैं और ये वाला आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में, तो सीधी सी बात है इन दोनों के मध्य वैद्युत बल लगेगा। तो इन दोनों के मध्य जो वैद्युत बल लग रहा है उस वैद्युत बल F तथा यहाँ इस बिंदु पर जो आपने आवेश रखा है, इस आवेश का परिमाण ले लो। आवेश का परिमाण कितना हो गया? प्लस क्यू जीरो हो गया। इस आवेश के परिमाण के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में? एक बार पुनः देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा इस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश के परिमाण प्लस क्यू जीरो के अनुपात को, के रेशियो को हम लोग इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है ये न्यूटन प्रति कूलम होता है।